बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात तय पा गई है। आला सतही इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमअ जलानी है। IMF का इक़्तिसादी जायजा लेने के लिए वफ़द जो है कल पाकिस्तान आएगा और ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात जो है कल शेड्यूल हो गई है। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेंगे? ये बहुत मेरे ख्याल से फौरी मामला तय हो जाने चाहिए, जो भी उनके मामला हैं आपस में वो तय हो जाने चाहिए। लेकिन बात यह है सारा कि ये सब इरेलीवेंट हो चुकी हैं सारी बातें, और उसमें अभी तक लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को तमाम दुनिया में जो ये हमारी एलीट ऑफ द एलीटेस्ट क्लासेस हैं ना, उनको यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो चुका है, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू होगी। तो अभी वो इनर्शिया में है पूरी दुनिया के, जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक सेटअप बना था और उस सेटअप का हिस्सा बन गए थे, उसके बेनिफिशरीज रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं कि ये वाकई ऐसा भी हो सकता है। स्कॉलरशिप्स, जंगें, एड्स के पैसे खा गए, उसके बाद जनाब खुदा जाने करप्शन, लॉबिंग फर्म्स, हुकूमतें गिराना बनाना, रिजीम चेंजेस, और ये मीडिया प्रोपेगेंडा सारा, उनको अब तक आहिस्ता आहिस्ता वो ये जो बिटर रियलिटी है ना, ये उनके सामने आ रही है कि ये सारी जो एक जनरेशन है ना, पूरी की पूरी जनरेशन, यानी इसमें आप जनरेशन जी को निकाल दें। जनरेशन जी तो, या उससे भी पहले के वो लोग हैं ना जो मुतासरीन में हैं, जिनको जो वो एलिट क्लासेस, यानी मैं इसको जनरेशन जी से तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें जाहिर है कि जो पिछले दौर में भी बहुत बड़ा तबका है आवाम का ऐसा जो कुचला जाता रहा है इस आलमी बदमाशिया के हाथों। लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको अब डाइजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ज़ेलेंस्की जो है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं ना। ज़ेलेंस्की भी एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट, आप समझे ना, कि एक इम्पॉर्टेंट किरदार के तौर पे याद रखे जाएंगे हमेशा तारीख में। ज़ेलेंस्की जो है वहाँ पे उन्होंने जो हमने मनाजिर देखे, बात भी हुई कल मुशाहिद हुसैन साहब से काफ़ी डिटेल में मेरी, और मुशाहिद साहब के साथ ये होता है कि वो गुफ्तगू में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातें निकलवा ली जाएँ लिमिटेड टाइम में, तो वो फिर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनसे जो है ना तेज़ी के साथ बातें, तो उन्होंने दो चार बातें, सारी बातें उनकी बड़ी आम थी, उन्होंने दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने पैन अरब इज़म की जगह, जो कि बात पार्टी से रिलेटेड होता था, उन्होंने पैन इस्लामिज़म की बात की कि ये पैन इस्लामिज़म आने वाले दिनों में ज़ायनिज़म के साथ लड़ेगा। दूसरा ये है कि उन्होंने जो बहुत सारी उनकी बातों में से एक बात जिसको मैं आगे तबसरा भी हम करेंगे किसी वक्त, वो ये कि वो कहते हैं कि ब्रिक्स में से जो इंडिया है वो अनईज़ी फील कर रहा है अपने आप को, और बहुत ज़्यादा ब्रिक्स, क्योंकि ये तेज़ी के साथ जो मामलात हो रहे हैं उसमें ये है कि दोबारा ये अल्टा कॉन्फ्रेंस वाली बात जो हम पहले कर चुके हैं उस तरफ भी जा सकती है दुनिया। रिवर्स के जो निक्सन था पॉलिसी, उसके ऊपर मुशाहिद साहब ने भी कहा कि पॉसिबल नहीं है कि किसी तरह से भी चाइना और रशिया को लड़वाया जाए आपस में। तो ये तीन पावर्स वाली बात से उन्होंने एग्री किया कि ये मुमकिन है कि तीनों करें। और लेकिन ये कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें ज़ेलेंस्की से शुरू करते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ क्या गुजरे। ज़ेलेंस्की जो हैं वो मौसूफ जो हैं, उनको अमेरिका ने ही बिठाया था लाके इस जगह पे, ठीक है ना। ये पिछली जो डीप स्टेट थी, अगली डीप स्टेट क्या शक्ल लेती है, बनती है नहीं बनती, अभी तो धड़ा तख्ता हो गया पिछली डीप स्टेट को। और पिछली डीप स्टेट का धड़ा तख्ता आप लगाएं तो ये पूरा 1945 से आप लगा लें, ठीक है। और उसकी वजह क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ बार बार, अब इतने सालों से ये बात कह रहा हूँ। तो उसके ये जो है ना, ये जो हमारे लोगों ने, तमाम दुनिया के लोगों ने अरबों रुपया कमाया है, अरबों डॉलर्स, बिलियनर्स बने हैं। एक तो वो यूनिकॉर्न्स हैं ना जो अभी आए हैं,
जो टेक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। बाकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये लॉबिंग फर्म्स और उसके बाद ये है कि रिजीम चेंजेस और ये बयानिए बनाना और तहरीकें चलाना और ये सब दम तोड़ चुके हैं। ये दम पहले ही तोड़ चुके थे, लेकिन ये कि इनको दबा दिया जाता था, इन आवाज़ों को दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन ये है कि अब वही जो लोग हैं जिनकी ज़बानें बंद करवा के उनको हैरेस किया, वही पावर में आ गए हैं अमेरिका में। ये सारी शख्सियत जितनी हैं, ये इन सब को इतना मीडिया ने और वहाँ की लॉबिंग फर्म्स ने, चाहे आप उनकी देखें ख्यालात से एग्री करें या ना करें, डोनाल्ड ट्रम्प, तुलसी गेबार्ड, कैश पटेल, ये सारे वो लोग हैं जिनको, इलॉन मस्क, ये सारे वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया गया, कुछ गलत कुछ सही क्या कुछ, लेकिन ये उस फेज से निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना, ये उस फेज से निकल चुके हैं। मार्को रूबियो हैं या उनके पैटी हेक्सेट हैं, तो ये कि ये अब उस फेज से निकल चुके हैं कि ये इनके बारे में कोई कहीं आर्टिकल आ जाएगा तो इनको ये इनका अच्छा खासा रगड़ा लग चुका है। ये निकल के आए हैं उस फेज से कि 2-4 आर्टिकल छप जाएंगे, इनको क्रिटिसाइज भी कर देगा तो ये अपने फैसले तब्दील करेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। और उसके ये बड़ा अपने आप को जनाब समझ रहे थे कि मैं जाऊँगा ज़ेलेंस्की, तो मैं तो वहाँ पे जाके दलाइल के साथ, अच्छा आप देखें उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बात आप गौर करेंगे, ज़ेलेंस्की फंसे हुए हैं इस बात पे कि जमहूरी इक़दार, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, फलाना डिमाकना, ये जो टिपिकल एक होता है ना दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके जो एक ख़ास वर्ड्स आ गए हैं, डेमोक्रेसी, हमारे वो क्रीडेंशियल्स, हम ये फलाना, हमने जो है ना वो अवार्ड्स लिए हुए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना डिमाका, उसने बात ही नहीं सुनी, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या आदमी है, उनको पता है कि ये कौन क्या बंदा है, और ये इसको बिठाया लाके, इसको जो है वो वही मैदान कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं 2014 में, और पूरा कर आके और वहाँ से, और अब ये है कि ये मसूद जो है अब आगे क्या करेंगे। ये इन्होंने पूरे के पूरे ट्रांस अटलांटिक जो ये देखें यूरोप में आए हैं ना, और यूरोप के अंदर बात है, यूरोप क्या है, यूरोप जो है वो 1945 तक आपस में सर काटते, खून बहाते, लड़ते मरते, एक दूसरे को जिंदा जलाते, एक दूसरे को सरेआम फांसियां देते, हुक्मरानों को गोलियां मारते कौमें थी, मुल्क थे, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यानी 1945 में तो ये आपस में लड़ रहे थे ना। यूरोपियन थिएटर क्या था, यूरोपियन थिएटर, और ये जो पुर्तगाल, बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, आपका फ्रांस, बरतानिया, इटली, ये सारे वो थे जो कॉलोनाइजर्स थे। यानी इन्होंने, इनके आपस में तो इनकी लड़ाइयाँ इस बात पे हुई ना, एक इनमें से एम्पायर बन गई तो वो जनाब दूसरी गिर गई, तो दूसरी बन गई तो तीसरी गिर गई, कहीं इटालियंस गए हुए हैं, कहीं फ्रांस गया हुआ है, कहीं ये गए हुए हैं, कहीं अल्जेरिया में, कहीं अफ्रीका, और मुल्क जिनके ऊपर इन्होंने कब्जे किए हुए थे बशमूल अमेरिका के, उसमें अफ्रीका, उसमें ये बरे सगीर, उसमें ये आपका ये सारे जो एशिया पैसिफिक हैं या जो भी नाम, तो वो तो सारे इनकी कॉलोनीज थे। और ये जो थे ये तो आपस में एक दूसरे का सर काट रहे थे, जो आज सारे इकट्ठे मिलके बैठ गए, इनको याद आ गई हैं सारी जमहूरी इक़दार। और अभी भी ज़रा सा जो कोविड के दिन आए थे तो एक दूसरे को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन बहरहाल ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था, एक गैर फितरी इत्तेहाद था। कभी भी ये फितरी इत्तेहाद था ही नहीं यूरोप, जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि यूरोप क्या है, फिर उसके बाद EU क्या है, फिर नेटो क्या है, फिर G7 क्या है, फिर G8 क्या है, फिर G20 बन गया, फिर ये बन गए, फिर उसमें छोटे छोटे और अलायंसेस बन गए। तो अब जो हैं वो, अब इनको समझ में आया है कि अब क्या, अब आगे क्या करना है। तो ज़ेलेंस्की जो हैं वो आज बरतानिया पहुँचे हैं, पॉपुलर लीडरशिप है, और बरतानिया जो है वो ये बहुत अहम फैसले करने हैं बरतानिया ने इस वक्त बतौर एक मुल्क के। और कीयर स्टारमर जो है वो, मैंने आपसे कहा ना, मकबूल एक, इन्हें अवामों के पीछे खड़े हैं, वो एक गैर मकबूल शख्स नहीं है, मकबूल। इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी वो तो बिल्कुल हफ्ते हफ्ते 2-2 महीने बाद उनकी वज़ीर मुंतखब होके बड़े प्रॉपर कैलकुलेट, बड़े ज़बरदस्त आदमी। अच्छा, अब ये जो ये ज़ेलेंस्की इनसे मिलने के लिए बरतानिया पहुँचे हुए हैं,
और ज़ेलेंस्की को गैर मामूली तौर पे वहाँ पे आप समझें कि रॉयल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है बरतानिया में, गैर मामूली तौर पे। गैर मामूली तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से उनकी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बड़ी तवील मुलाकात हुई, और दूसरा जो अनयूजुअल है कि अचानक इनको दावतनामा मिला किंग चार्ल्स की तरफ से, ये बादशाह से मिलेंगे। अच्छा, जो किंग चार्ल्स हैं ये उनकी जब से उन्होंने बादशाह संभाली है गालिबन पहला कोई पॉलिटिकल एक्ट है जिसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये उस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं जब ठीक तकरीबन 2 या 3 रोज़ पहले बरतानवी वज़ीर आज़म उनका दावतनामा प्रेसिडेंट ट्रंप को दे चुके हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को कह चुके हैं कि बरतानिया आए दूसरे स्टेट विजिट पे। अब ये जो किंग चार्ल्स हैं उनसे आज स्टैमर के लिए जो है वो एक पूरा जो बड़ा अनयूजुअल है, मैंने आपसे कहा ना, क्वीन मिली हैं पहले और मिलते रहे, ये किंग चार्ल्स भी मिले हैं, लेकिन आज उनका चूँकि एक अलग तरह से उनका स्टेट समझ लें कि उनका ये विज़िट बन गया पूरा, तो ये बड़ी एक गैर मामूली सी बात है। तो किंग भी उनसे मिलेंगे और बरतानवी वज़ीर आज़म में मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई है, और प्रेसिडेंट मैक्रों की भी बात हुई है, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी बात हुई है, जॉर्जिया मेलोनी की। और ये सारी शख्सियत जो हैं बरतानिया में मौजूद हैं। आज बरतानिया में 2 इवेंट्स हैं, एक तो ये ज़ेलेंस्की तो मिल रही है, और ज़ेलेंस्की उसके बाद जाके किंग से मिलेंगे, और शायद हो सकता है ये इस समिट में भी शरीक हो रहे हैं सारे, ये जो डिफेंस समिट हो रही है। और इसमें जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर पहुंच गई हैं वहाँ पे, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं पेड्रो सेंचेज वो पहुँचे हुए हैं, उसके बाद डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, EU की प्रेसिडेंट मौजूद हैं उर्सुला लेन जो हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो मौजूद हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्वीडन, जर्मनी के चांसलर ऑल्फशोज मौजूद हैं, और उसके बाद जो है वो टर्की से, क्योंकि ज़ाहिर है कि नेटो और EU का, तो इसमें टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैकन फिदन भी हैं वहाँ पे। तो ये जो ये सारी शख्सियत, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, ये सारी शख्सियत जो हैं वहाँ पे जमा है, और ये एक अच्छा, ये तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक एलामिया जारी करेंगे, कुछ करेंगे, यूक्रेन की हमायत का ऐलान होगा और ऐसे सारा होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने और मैक्रों ने, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने मिलकर दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका मुतबादिल प्लान बनाया है जो लेके वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगे, अच्छा ये ट्रक की बत्ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो एक तरह से बात ख़त्म कर चुके हैं कि भाई इसने अगर आना है, अच्छा ज़ेलेंस्की ने फिर कहा है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ अगर मेरी बात पे मतलब ये अब जा रहे हैं दोनों लेके, तो वो जो एक मुतबादिल प्लान है फलाना डिमांड। मैं उस दिन भी मैंने बात की थी, मैं दोबारा ही बात दोहरा रहा हूँ कि किसी जगह पे कहीं पर ऐसा हुआ है, कहीं पर ऐसा हुआ है जो गपशप कह लें आप, या बिहाइंड द डोर्स कोई बात हो रही है या विस्पर्स हो रही हैं, कहीं पर ऐसा हुआ है कि उस दिन मैंने ये बात की थी कि 100 साल का एक एग्रीमेंट बरतानिया ने साइन कर लिया है यूक्रेन के साथ, और वो 100 साल का जो एग्रीमेंट साइन किया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 जनवरी को जो उन्होंने हलफ उठाया है उससे 3 दिन पहले साइन हुआ है, यानी 17 जनवरी को साइन हुआ है। और ये बड़ी एक अनहोनी बात है कि वो एग्रीमेंट जो जिसको हमने उस दिन दिखाया भी था अपने नाज़रीन को, वो एग्रीमेंट 100 साल का वो साइन हो रहा है, उसमें डिफेंस पे बात हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, उसमें सरमायाकारी पे बात हो रही है, उसमें ट्रेड पे बात हो रही है, 100 साल का। और उसमें ये भी बात हो रही है कि उसमें सारा कुछ है, लेकिन एक उसका हिस्सा है जो शायद आवाम के सामने नहीं है, और उसमें कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो बात है जो गपशप है पूरे यूरोप में भी और अमेरिका में भी कि ये कोई ऐसा मुआहदा बरतानिया ने दस्तखत कर लिया था यूक्रेन से, जबकि 3 दिन रह गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के हलफ उठाने में। अच्छा, 3 दिन रह गए थे, तो उस एग्रीमेंट के अंदर वो पूरा एग्रीमेंट आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो उसमें आपको कहीं लगेगा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं भी है और नहीं भी हैं।
मैंने कहा ना अभी बात घूम रही है अभी, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है उसमें, उसमें टेक्नोलॉजी का दोनों मुल्क ताउन करेंगे, दोनों मुल्क जो है वो मतलब बहुत कुछ है उसमें, लेकिन कहीं जहाँ टेक्नोलॉजी साइंस ये सारी, अब इसमें एक कहा जा रहा है कि इसका एक अलग से अपेंडिक्स जो है वो तो जो था वो गायब है, और उसमें जिक्र है ये रेयर अर्थ मिनरल्स के वाले से, ये बरतानिया ने साइन किया हुआ है, इसीलिए ज़ेलेंस्की वो साइन नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, और वो बरतानिया जो है वो उनको लगा हुआ है कि ये क्या मुसीबत है ये, अगर अच्छा ट्रम्प वहाँ पर कहीं ये जिक्र हो रहा है कि भाई हमारी नॉलेज में है कि ये तो बरतानिया इसलिए आया हुआ कि इनको पता था कि 3 दिन बाद, और ये ज़ेलेंस्की ने पहले जाके आइडिया सेल किया था ट्रम्प को, ज़ेलेंस्की ने पहले ट्रम्प को आइडिया, उस वक्त ट्रम्प जो है वो अपनी कंपेन चला रहे थे, तो ज़ेलेंस्की जाके उनसे मिले और उनसे कहा कि ऐसा है कि अगर आप आ जाएं तो मेरे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसमें आके आप जो है वो सरमायाकारी करें, हमारी हेल्प करें, ये करें वो करें, ये पहले आइडिया सेल किया ट्रम्प को। उसके बाद ट्रम्प जीत गए, और दरमियान में ट्रम्प जीत गए और ट्रम्प ने जब अपनी बात की शुरू में कि मैं ऐसे करूंगा DOG बनाऊंगा, ये सारे काम मैंने करने, तो बरतानिया और यूक्रेन ने जाके वो बरतानिया के साथ माहिदा 100 साल डिफेंस भी है, पैसे भी हैं, ये भी है, वो भी है, कैसे वो सारा कुछ करा के आ गए, अब वो गले पड़ गए इनके सारा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पहली बात तो यूरोप एंटिटी नहीं है, एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ये जो आज इजलास हो रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सा इजलास है, क्योंकि इसमें ये नेटो का अगर है तो इसमें अमेरिका नहीं है, और अगर ये नेटो का नहीं है तो इसमें कनाडा क्यों है? कनाडा तो EU का मेंबर नहीं है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। और अगर ये EU का है तो इसमें टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं, क्यों टर्की तो EU में नहीं है। तो ये है कि बस ये एक इजलास हो रहा है, ठीक है ना, एक इजलास हो रहा है जिसमें उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है, और उन्होंने कनाडा के जो है वो, अच्छा टर्की और कनाडा अगर दोनों हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर इसमें ये तो फिर नेटो हो गया, लेकिन अमेरिका भी नहीं है, तो फिर कैसा नेटो है ये? तो एक बस इजलास हो रहा है जिसमें बहुत से रहनुमा मौजूद हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो ये क्या करेंगे। अभी एक एलामिया जारी होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बताया जाएगा उसमें कि तो कहते हैं ना चर्चा सूली पे जो है ज़ेलेंस्की को वो जो है ना वो, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो अपने साथ इन सबको लेके जाएंगे। वो भाई मसला ये है कि ज़ेलेंस्की ने जाते जाते जो कर दिया है वो तो ट्रांस अटलांटिक उन्होंने सत्यानाश कर दिया ना पूरा, वो ख़त्म ही कर दिया। मतलब यहाँ तक कर दिया कि वो जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने पिछले 24 घंटों के दौरान एक और होता है ना वो स्टारलिंक ऊपर उन्होंने जो है ना वो फायर की है, और वो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक जो उन्होंने उसको रीट्वीट करके अपने इरादे जाहिर किए हैं, ये मैं 4 स्लाइड दिखा रहा हूँ। वो उन्होंने एक हैं गंथर ईगलमैन, उन्होंने एक ट्वीट किया, इट्स टाइम टू लीव नेटो एंड द UN। वक्त आ गया है कि नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया जाए। इलॉन मस्क कह रहे हैं आई एग्री। अच्छा, अब बात ये सारी कि आई एग्री, वो अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ने की बात करें, ये ज़हन में रखें कि इलॉन मस्क जो हैं उनको जो पहली काबीना का इजलास हुआ था, तो पहली काबीना के इजलास में सारे सेक्रेटरीज को उन्होंने कहा था कि आप में से कोई मुखालफत तो नहीं कर रहा इलॉन मस्क की, जो कर रहा है तो उसको फेंक दो, बता दें क्यों कर रहा है, तो हमने कहा था मैं फेंक दूँ उठा के, तो सारे के सारे खामोश होकर बैठ गए थे। इलॉन मस्क जो है उनकी एक अपनी जो है वो सारी, अब वो उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया कि UN के अंदर भी हम क्यों जा रहे हैं, UN के अंदर। और तो ये सारा का सारा जो 1945 के बाद के, और उसके बेनिफिशियरीज इतने हैं, मैंने कहा ना कुछ तो बहुत काम बड़े अच्छे होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, स्कूल, ये वो, इतने बेनिफिशियरी कौन है, ये फलाना जी अक़वाम मुत्तहिदा के एक जो है पता नहीं यूनिसेफ के कोई वो हैं, और वो टाइटल लगा के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सफ़ीर हैं, पता नहीं कौन है, वो हैं, वो शख्सियत बना दिया, ये होता है ना वो ऐसे ही एक एलीट ऑफ द एलीट के सामने रख के और पीछे अरबों रुपये खाए जा रहे हैं, और उसके बेनिफिशरीज बहुत हैं, बहुत बेनिफिशरी हैं पूरी दुनिया में। वो अपने अब आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम किसी तरह बच जाएँ, हम किसी तरह इससे बच जाएँ, क्योंकि उन्होंने फिर ये हुआ है कि जब ये कॉलोनीज़ आज़ाद हुई और ये कॉलोनाइजर्स यहाँ से गए, वो जो एक दूसरे का सर काट रहे थे 1945 तक, ये सारे इकट्ठे हुए, तो पीछे इन्होंने वो मसाइल छोड़ दिए, वो सिस्टम छोड़ दिए, वो ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी, वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी मुल्कों में, कि जो इन्हीं के साथ अटैच रही किसी न किसी अंदाज में।
और वहीं के कॉलेजों में, स्कूलों में उन्हीं का तरीका है जो निसाब कैसे पढ़ना है, और जनाब कौन सी कॉलेजों में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा तो अच्छा जी होता, वो पूरी एक एलिट क्लास वहाँ से उन्होंने तैयार की। वो सारी की सारी फारिग इसलिए हो गई, उसकी वजह ये है कि ये जब से ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें पता चला कि डिग्रीज की तो हैसियत ही नहीं है। आपने पीएचडी किया हुआ है हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या फलाना, तो अब तो पीएचडी की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप एजीआई की ज़िंदगी में दुनिया में आ गए हैं, जो कि आ चुके हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में, तो ये डिग्रीज तो आपकी बेकार हो गई हैं। हर बंदा जो है वो अपने पास एक जो जितने भी मॉडल्स आ गए हैं एलएलएम्स के, चाहे आप जेमिनाई पे चले जाएं, चाहे आप ग्रॉक पे चले जाएं, चाहे आप जो है वो एंथ्रोपिक पे चले जाएं, या आप ओपन एआई पे चले जाएं, डीप सीक पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो वो तो एक पीएचडी के लेवल से ऊपर जा चुके हैं। और तेज़ी के साथ ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं ये ख़त्म होने जा रही हैं। ताज़ा तरीन एप्लीकेशन जो बंद होने जा रही है, लोग जिसके बड़े आदी हैं दुनिया में, वो स्काइप है। स्काइप किसी भी वक्त जो है अगले कुछ दिनों में स्काइप ख़त्म हो जाएगी। स्काइप, और मेरे ख्याल से पूरी जनरेशन है जिसने स्काइप को यूज़ किया है, और स्काइप के थ्रू वो टेलीफोन पे बात, लेकिन जो कि व्हाट्सएप आ गया, दूसरे टूल्स आ गए, तो स्काइप ख़त्म होने जा रही है। कमिंग बैक, बात ये हो रही है कि अब वो हैं जो 28 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में, 22 साल, ये बिलियनर्स बन गए। इन्होंने लूटा नहीं, पूरी दुनिया को नहीं लूटा, बल्कि इन्होंने काम किया, मेहनत की, और इन्होंने उसके बाद ये एजेंटिक एआई पे आ गए हैं, और आगे उससे भी आगे जा रहे हैं। 2025 के आखिर तक ये पूरा जो बेशुमार, और अपने आप ये देखें ना कि वहाँ से लोग ये फायर करते जा रहे हैं। अब ये जो बाबूज बैठे हैं पुराने, और इनकी औलादें बैठी हैं, और ये सारे बैठे हुए हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्योंकि इन्होंने सारा जो 1945 में इन्होंने राज की है, कि गोरे चले गए, इनको पीछे छोड़ गए, और इनको इसलिए छोड़ गए कि ये नीचे महकूम बना के रखें। क्या है जी डेमोक्रेसी, वो लाना डिमाकना, वो उधर से आ गया, ये आ गया। ये जो इकोनॉमिस्ट अखबार है, ये बड़ा ज़बरदस्त जरीदा है, तो इसका इंटेलिजेंस विंग क्या है आपके ख्याल से? इसका इंटेलिजेंस भी कोई सहाफ़ती तहकीकाती काम करता है? इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस विंग, जो लोग समझते हैं डीप स्टेट्स को, वो सिर्फ इंटेलिजेंस विंग को समझेंगे वो क्या है। अच्छा, एनीवे, तो ये बरसा बरस के वो अखबारात पुराने, और ये और सब 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 ये साथी, इसका सिस्टम जो है ये सारा ख़त्म हो रहा है। और मुतबादिल सिस्टम अब कैसे तैयार करना है, मुल्क खुद तैयार करेंगे अपने मुल्क। पहले पार्लिमानी जमहूरियत है हमारे यहाँ। पार्लिमानी जमहूरियत इसलिए है कि जो बरतानिया में है। अच्छा जी, हमारे यहाँ सदारती निज़ाम इसलिए है कि वो जनाब अमेरिका में, या वो फ्रांस में, या फलानी जगह पर। तो मुल्क अपने अपने सिस्टम को खुद तैयार करेंगे, अपने लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, रियासतें देखेंगी कि भाई हमने ये हमारे रिसोर्सेज हैं, कितना हमने खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं खर्च सकते, कैसे हमने आगे निकलना है, क्या ये सिलसिला बनने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो यकीन नहीं आ रहा ना, पुराने इनर्शिया में भाग रहे हैं कई मुल्क, पुराने इनर्शिया में ही चलते जा रहे हैं वो, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, नहीं यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये क्या बात है। अच्छा, अब जनाब, तो ये वो हैं जो सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे आज 1945 से पहले, और ये हुक्मरान थे, और फिर जब ये गए भी तो अपनी मर्जी का सिस्टम छोड़ के गए पीछे, और फिर उन्होंने नहीं बना, कहीं आज़ादी वाकई लोगों ने ले ली, तो इन्होंने वहाँ पे बगावतें करवाई, उनके जो थे पॉपुलर लीडर्स ख़त्म करवा दिए। अब जनाब इसमें तो ज़ेलेंस्की जो हैं वो आज मिलेंगे, और ज़ेलेंस्की जो है उसके बाद वो एलामिया जारी होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन पूरी कोशिश करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो केयर स्टारमर हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रंप को वो कायल करें। किस बात पे कायल करें? क्योंकि इसी दौरान जो है एक और शख्सियत जो है, अच्छा मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ यहाँ पे, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात बताऊँ कि देखें, हम यूक्रेन की बात करते हैं ना, कि ये सोवियत यूनियन जब टूटा, बर्लिन वॉल गिरी, और यूक्रेन, बेलारूस, रशिया और काज़ाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स थे। यानी सोवियत यूनियन एक तो रशिया में रखे हुए थे ना, जो रशिया मौजूद है, उसके अलावा 3 और रियासतों में न्यूक्लियर वेपन्स थे जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, बेलारूस, यूक्रेन और काज़ाकिस्तान। इन्होंने मुआहदा किया सबने कि हम जनाब हमें सिक्योरिटी मिलेगी, और उसमें अमेरिका भी गारंटर बना, रशिया भी बना, पता नहीं यूरोप के मुल्क भी कई बने, और यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वापस कर दिया। ये तो बात हमें समझ में आती है। अब आप चले जाएं जरा 60 की दिहाई में। 60 की दिहाई में इस टॉपिक को मैं आज छेड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब समझूंगा, फिर आगे तक जिक्र आए कभी गुफ्तगू में तो लोगों के जहन में रहे। अब चले 60 की दिहाई में। 60 की दिहाई में एक साहब हैं जिनका नाम है चैंग एशिया यी। अभी दुनिया जो है ये 60 की दिहाई है, तो अमेरिका मानता है ताइवान को,
अमेरिका चाइना को नहीं मानता, ये मेनलैंड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मानता, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को मानता है, ताइवान जो। और कोल्ड वॉर चल रही है, और ताइवान जो है, जो अमेरिका का इत्तेहादी है, अमेरिका जो को मानता है, उसके नौजवान हैं, ये जो चैंग शाई यी हैं, और ये जो हैं ये जनाब जाते हैं पढ़ने के लिए 1967 में गालिबन, और ये जो अमेरिका में उनकी एनडीयू है, इसका पहले एक और नाम था, वहाँ पर ये दाखिला लेते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सब कुछ। इनको CIA हायर कर लेती है, इनको CIA के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ताइवान के न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर साइंस, और CIA इनको हायर कर लेती है, यानी ताइवान जो इत्तेहादी है उसके, ये वापस आते हैं, ये अपने मुल्क में आके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू करते हैं, और न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, तो बाद आगे चले जाते हैं। और जब आगे चले जाते हैं तो उस वक्त ये होता है कि ताइवान जो है उसको अमेरिका डंप करता है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ चला जाता है, यानी वो जो प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में हुआ था, और उसके नतीजे में चाइना सोवियत यूनियन से अलग होता है। और इस दौरान अमेरिका एक और काम करता है, ये जो ताइवान का बंदा CIA के लिए काम कर रहा था, अमेरिका ये इंफॉर्मेशन देता है ताइवान को और बताता है चाइना को कि ताइवान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने जा रहा है, और हमारा उसका जो हेड है, दो मैं इसको वेक लेके भेजाऊंगा, उनका जो इंचार्ज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो हमारा बंदा है, वो हमारे लिए काम करता है CIA के लिए। तो आप तो नहीं कर सकते, हम ताइवान को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यानी चाइना पे एहसान हो रहा है। हम ताइवान को मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बनाने की कोशिश मत करना ताइवान को। और अमेरिका 80s में, 88, 89 में ताइवान से कहता है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर हेड है वो हमारे पास आ चुका है डिफेक्ट होके, अमेरिका उसको हमने पनाह दे दी है, और ताइवान आप न्यूक्लियर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यूक्रेन की तरह ताइवान का। अच्छा, अब ये जनाब ये जो साहब हैं 17th कोट, हाउ CIA इंफॉर्मेंट स्टॉप ताइवान फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यूक्रेन की बात नहीं हो रही है, ताइवान की बात हो रही है। ये 1 मार्च, आज पढ़ना चाहते हैं तो आज पढ़ लें। उसके बाद 1997 का ये आर्टिकल पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें, हाउ अ स्पाई लेफ्ट ताइवान इन कोल्ड। यानी ताइवान का बंदा CIA के लिए काम कर रहा था, वरना ताइवान न्यूक्लियर पावर बन जाता। और आज अमेरिका कह रहा है ताइवान को बचाएंगे, ताइवान को बचाएंगे, ताइवान को असला बेचेंगे, ताइवान को ये करेंगे, ताइवान को वो करेंगे। ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उठा के उन्होंने खुद उनको कहा, और चाइना से कहा कि ये न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये हम रोक रहे हैं। बहरहाल चाइना ने कहा होगा कि अच्छा रोको, पकड़ो बंदे को तुम्हारे पास बैठा है तो वो उधर ही जिंदा है, भी वो हयात है, मौजूद है, अमेरिका में कहीं गुमसुम जिंदगी गुजार रहा है बंदा। भाई अब ये जो ताइवान का पेपर्स हैं वहाँ देखें आप, ये क्या बात चलती है। वो ये कहते हैं कि जनाब 19 ये 2017 में चैन शाई ये इज डिफेक्शन ऑफ बिट्रेयल, ये बिट्रेयल है जो हम भूल नहीं सकते। वो 1988 में डिफेक्ट कर गया था, ये ताइवान के न्यूज़पेपर्स हैं। 1988 में डिफेक्ट कर गया था अमेरिका, जिसकी वजह से ताइवान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ता था सारा। और आखिर में लास्ट में वक्फे में जाने से पहले ये 20th स्लाइड अगर हम दिखा सकें शिकागो ट्रिब्यून की, US स्पाई डिफ्यूज्ड ताइवान्स न्यूक्लियर ड्रीम्स। ठीक है, ये 2021। यानी अमेरिका ने पहले यूक्रेन के वेपन्स खत्म किए, जिनको बचाने के लिए जनाब वो कूदे हुए थे बाइडेन, ओबामा और उससे पहले सारे। उसके बाद ताइवान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड को CIA ने अपॉइंट करके ताइवान का न्यूक्लियर खत्म किया। अब ये यूक्रेन और ताइवान को बचाएंगे, और ताइवान को बचाएंगे। अब ताइवान ना बोल सकता है ना कुछ कह सकता है जी।
ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर IMF का वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आएगा और मुज़ाकरात। IMF का मुस्तकबिल अभी गैर यकीनी है जी, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको ज़रा भी जब वो आएगा और आगे डे टू डे बेसिस पे हम उसको डिस्कस करेंगे। IMF का मुस्तकबिल, WHO का मुस्तकबिल, यूनिसेफ का मुस्तकबिल, अक़वाम मुत्तहिदा का, ये तमाम अदारों के, वर्ल्ड बैंक का मुस्तकबिल, इन सब के मुस्तकबिल गैर यकीनी है। तो हम अब इससे आगे निकलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। मैंने आपसे बात की कि दो मुल्क ऐसे जो कि अमेरिका के ज़बरदस्त इत्तेहादी, एक यूरोप में जिसके लिए पूरी जंग शुरू हुई कई सालों से, आप इसको 90 की दहाई से ले जाएंगे, नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होनी, और फिर आप जॉर्जिया तक आ जाएंगे, होती गई 2004 में, लेकिन शायद उस वक्त तक बात इतनी ख़राब नहीं हुई थी। 2008 में फिर जॉर्जिया में हंगामे शुरू हुए, फिर इनकलाब फलाना डिमाकना, तो पुतिन ने वहाँ पे रिएक्ट किया और पुतिन ने जो है वहाँ पे वो पुतिन आगे आ गए। अच्छा, इसमें जो अब एक बड़ा एक इसमें इंटरेस्टिंग दूसरा ताइवान जो है वो माजी में डंप हो चुका है, यानी ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो माजी में अमेरिका ही डंप कर चुका है, चाइना ने कुछ नहीं किया। इन्होंने यानी अपने इत्तेहादी के बंदे को स्पाई बना के वहाँ का प्रोग्राम ख़त्म करवा दिया। जो मैसेज गया ताइवान को कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डंप करें, वो चाइना का नहीं गया, वो गया अमेरिका का। ठीक है, तो ये बात भी, जिसको वो घुट घुट के रोते रहते हैं, ना बोल सकते हैं ना, और अब उनको अमेरिका बचाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और साहब हैं जिनका में ये नया एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल इस वक्त इस पूरी जियो पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा है, और वो हैं मैथियस वॉरिंग। ये मैथियस वॉरिंग जो हैं, ये मैथियस वॉरिंग एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के कारोबारी सर्कल में एंटर हो चुके हैं, लेकिन ये जर्मन है, और ये ईस्ट जर्मन सीक्रेट पुलिस में काम करते थे जब ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था। और उस वक्त जो ये काम करते थे ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस पुलिस में, तो उस वक्त ईस्ट जर्मनी में KGB की तरफ से पुतिन थे। तो इनकी और पुतिन की ईस्ट जर्मनी, जो डिवाइडेड जर्मनी है, उसके ज़माने की दोस्ती है। एक जो ईस्ट जर्मनी के सीक्रेट सर्विस में काम करते थे और एक वो जो KGB के काम करते थे, इनकी इतनी पुरानी दोस्ती है। और ये पुतिन के तरफ से रशिया चले गए। ये जर्मन है, लेकिन जब ये बर्लिन वॉल गिरी, आगे पीछे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने ज़िंदगी में बड़े देखे। बहरहाल ये पुतिन के बड़े पुराने वक्त, अब देखिए दोस्तियाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ जाके अब कहानी कहाँ पे मोड़ ले रही है। ये जो है अब इनकी दोस्ती हो गई ट्रंप के इनर कारोबारी सर्कल के अंदर, और इनका एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया। अब वो प्रोजेक्ट इनका शुरू हुआ था जिसमें इन्होंने रशिया के साथ, गैज़प्रॉम के साथ और स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय कंपनियां शेल वगैरह, उनके साथ मिल मिला के इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था नॉर्थ स्ट्रीम। ये उसके CEO हैं, ये जो पाइपलाइंस उड़ी हैं ये उसके CEO हैं। ठीक है, तो अब जनाब ये हुआ कि इनको जो है वो ये दोबारा एक्टिव हो गए, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का इनर सर्कल है उसमें लोग इनके साथ लिंक्ड हैं। ये हैं मॉस्को बेस्ड पुतिन के साथ, और वो पाइपलाइन जो उड़ाई थी 2022 में, जो कि ज़ाहिर है कि CIA ऑपरेशन था, अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है। खुद सीमोर हर्ष कह चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त सीमोर हर्ष बड़े कमाल के आदमी हैं, इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं एज ए गेस्ट। और वो जो हैं वो
सीमोर जो हैं उनसे एक ख़ास वक्त पे एक मुलाकात भी हुई थी, बहुत, मैं कभी बाद में जिक्र करूँगा, जो बहुत ही खौफनाक उनकी स्टोरी उनसे डिस्कस हुई। एक और हमारे कोलिग भी साथ थे, तो कभी इस पर डिस्कस करेंगे। वो जो है और पाकिस्तान से रिलेटेड थी। अच्छा, अब ये है कि ये जो मैथियस हैं, ये मैथियस वॉरी, इनकी जनाब बातचीत इन्होंने घेर लिया है। घेर क्या लिया, इन्होंने बात कर लिया अमेरिका के इन्वेस्टर्स को और रशिया के इन्वेस्टर्स को, और वो पाइपलाइन दोबारा बनने जा रही है। यानी अमेरिका इन्वेस्ट करेगा उस पाइपलाइन पे और वो पाइपलाइन जर्मनी तक आएगी, और आगे जो यूरोप की गैस होगी, वो जो पाइपलाइन रशिया से यूरोप तक गैस लेकर आएगी, उसकी ओनरशिप होगी अमेरिका और रशिया के पास। गैस आएगी यूरोप को, गैस आएगी यूरोप को, और उसकी जो ओनर इन्वेस्टमेंट होगी अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट होगी रशिया की, और दरमियान में ये है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने आज जबरदस्त स्टोरी इसके ऊपर की है। ये 7th, Putin alive pushes deal to restart Nord Stream 2 with US backing। US इन्वेस्टमेंट के साथ रशियंस पाइपलाइन दोबारा बनाने जा रहे हैं, नॉर्थ स्ट्रीम। इसमें यूरोप आए या ना आए, उनकी मर्जी है, ये ला रहे हैं आगे तक नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये जो पाइपलाइन है, अगर हम इसको देखें, फिर दोबारा याद दिला दें, 1 और 2 की 2 पाइपलाइंस थी जो उन्होंने आना था, वो एक जो है वो रुक गई, वो बाकी के ब्लास्ट हो गए। ये बाल्टिक सी के नीचे से गुजरनी थी। उसके बाद डेनमार्क का पानी भी लगता था, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा उन्होंने। वो ये बाल्टिक स्टेट्स का फ्यूचर अल्लाह ताला खैर करे, बड़े अच्छे मुल्क हैं। अब देखें अब क्या किस तरह पॉलिसी अपनी बनाते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे रशिया की एग्रेशन होगी, लेकिन बहरहाल ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चले गए रशिया के, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। उसके बाद ये जो है ये यहाँ से इसको पोलैंड को, यूक्रेन को बाईपास करते हुए यहाँ तक आनी थी। एंजेला मर्केल ने इसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन ये के बाद में इसको उड़ा दिया गया। अच्छा, अब ये, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका और रशिया मिलकर यूरोप की गैस को पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, ज़ेलेंस्की, मुझे नहीं पता ज़ेलेंस्की का क्या फ्यूचर है, क्योंकि जो बरतानिया है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, उनकी फ़ौज और उनके जो उनका जो सारा सिस्टम है, और 5 आइज़ भी ख़त्म हो रहे हैं बाय द वे। 5 आइज़ से भी वो अमेरिका निकल रहा है और बाकी मुल्कों को निकाल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो बरतानिया ने कहा ना 20,000 फ़ौज हम भेजेंगे यूक्रेन। बरतानिया की टोटल आर्मी जो है वो 72,500 है, लाखों में नहीं है, 1 लाख से भी कम है। 72,500 उनकी टोटल फौज है, 72,500, मैं नहीं कह रहा, ये 11वीं स्लाइड BBC। उनकी जो फौज है, टोटल फौज, वो 75,500 है। उसमें 500 जो हैं, सॉरी, उसमें जो 20,000 हैं वो कम्बैट हैं। तो अगर 20,000 कम्बैट वो यूक्रेन भेज देंगे तो बाकी का क्या, बाकी यूके का क्या होगा। और टेलीग्राफ 10th, आर्मी श्रिंक्स बिलो 73,000 ट्रूप्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नेपोलियनिक एरा। वो तो फौज अपनी कम करने का कह चुके हैं ये 10th, ठीक है। तो उसके इंडिपेंडेंट 20,000 ट्रूप्स, वो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ करेंगे 20,000। ये 9 स्लाइड वो कह रहे हैं यूक्रेन भेजोगे 20,000। ओ भाई, हमारे पास जो है वो तो 25 तो टोटल, यानी ये कहाँ से भेजोगे, ये तो 25 हमारे पास मेन बैटल टैंक एट बेस्ट हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि उन्होंने अपनी फ़ौज को कम करने का फैसला किया। वो जाहिर है बरतानिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उनका वो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, उनके अपने सिस्टम्स आ गए, तो वो नहीं चाहते कि एक उनकी अलामती ज़बरदस्त उनका एक ट्रेडिशनल आर्मी है, लेकिन वो इतनी आर्मी नहीं है कि उसमें 20,000 आप उठा के भेज दें यूक्रेन में। 75,000 तो टोटल हैं। अब इशू ये है कि वो तो फ्रांस तो कह रहा है हम नहीं भेजेंगे, ये पता नहीं भेजेंगे, तो यूरोप के बाकी मुल्क कौन से, स्पेन के वहाँ पर आए, बाकी जो इटालियंस, बाकी सारे आ रहे हैं, सब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। वो यूरोप आर्मी कोई नहीं बनने जा रही। उनके अपने प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, और ये सारे जो देखें सिस्टम्स आए हुए हैं ना, पार्लिमानी निज़ाम, फलाना निज़ाम, दिमागना निज़ाम, तो जहाँ से गए वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो पीछे पार्लिमानी निज़ाम छोड़ के 2 हाउसेज होंगे, इस तरह से होगा। जैसे वहाँ पे वाइस मिनिस्टर में हेड ऑफ स्टेट जो है अलामती होगा, ये वो सारे वो सिस्टम चल रहे हैं। क्लोजिंग से पहले मैं सिर्फ बात करूँ कि इजिप्ट ने तैयार कर लिया अपना गज़ा प्लान, और वो 4 तारीख को इजिप्ट पेश करने जा रहा है।
इन्होंने कहा है कि जंग शुरू नहीं की हुई, इन्होंने जंग बंदी को तौसी दे, पहले मरले दूसरा मरला हम आगे करेंगे, हम यूं करेंगे। नेतन्याहू बिल्कुल ज़ेलेंस्की, अभी तक मुझे नेतन्याहू का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और ये जो अरब ममालिक हैं, ये 4 तारीख को अपने इजलास में इजिप्ट ने आज कहा है कि हम जो है वो हमने तैयार कर लिया मनसूबा, वो मुतबादिल प्लान सेफ जोन हैं। वही पहले मैंने अंदर बात पहले कह चुका था बहुत पहले कि सेफ जोन होंगे गज़ा के अंदर ही, वहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टे करेंगे और पैलेस्टीनियन स्टे करेंगे और इसी दौरान रिकन्स्ट्रक्शन होगी यूएई। अच्छा, इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्टिंग बात है, इसमें वेस्टर्न कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगी रिकन्स्ट्रक्शन में। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन में फ़लस्तीनियों की जगह है, फ़लस्तीनी है वो, उनकी जो भी होंगे वो भी रिकन्स्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अरब ममालिक भी होंगे, गैर अरब भी होंगे, गैर मुस्लिम सारे रिकन्स्ट्रक्शन में सब इन्वॉल्व होंगे और वो फ़लस्तीनियों की जगह होगी और इस इलाके में वो होंगे तो यहाँ रिकन्स्ट्रक्शन होगी, ये इलाका होगा तो यहाँ, वो छोड़ेंगे नहीं अपना इलाका। ये प्लान पेश होने जा रहा है 4 तारीख को। अब जनाब इधर ये इसराइल में अभी जंग नहीं शुरू हुई, अभी वो पहला मरहले को तोसी नहीं दे रहे, यानी डरा रहे हैं कि हम दोबारा शुरू कर देंगे, आगे कर देंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, मंगल का जो दिन है उस दिन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है जो हर साल प्रेसिडेंट जो जॉइंट सेशन से खिताब करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि वो टेक्निकली शायद वो है भी और नहीं भी है ये स्टेट ऑफ यूनियन, क्योंकि वो मतलब बहरहाल कांग्रेस का सेशन हो रहा है, स्टेट ऑफ यूनियन नहीं कह लें, वो मंगल को हो रहा है। तो स्टीव विटकॉफ शायद उसकी वजह से वहाँ पीछे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खप डाली हुई है नेतन्याहू ने कि हम जंग छेड़ देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। हो सकता है कि वो ये तो नहीं होने जा रहा, ये हुआ तो फिर तो बड़ी तबाही आ जाएगी, क्योंकि सारे मुल्क चारों तरफ से धावा बोलेंगे इसराइल पे इस वक्त, और वो नेतन्याहू अफोर्ड नहीं कर सकता और ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है। तो ये दोबारा वही कि दोबारा इन्होंने काहिरा अपने एक डेलीगेशन भेज दिया है, ये कह रहे हैं कुछ लोग आप रिहा कर दें, कुछ लोग छोड़ दें, कुछ रिहा कर दें। इनको वो समझ नहीं आ रहा कि ये 2000 बम हमने कहाँ लेके जाने हैं। इजिप्ट एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान पेश करने जा रहा है, अरब ममालिक उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं सारे। यूरोपीय यूनियन, जो भी यूरोपीय ममालिक यूनियन और ये अलाइंसेस वगैरह ख़त्म हो गई, कई यूरोपीय ममालिक, कई उनके लोग, अमेरिकन भी, इवन स्टीव विटकॉफ चक्कर लगा के गए, हमास से मिल के गए। इनको समझ नहीं आया कि हमास से अमेरिका क्यों मिल के गया है। स्टीव विटकॉफ अंदर तो वो कहीं जो है वो अमेरिकन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो ये नेतन्याहू को नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं क्या, और वो डिस्टार्म होंगे। अच्छा, उसके बाद इजिप्ट ने कहा कि हम उनकी पुलिस को ट्रेन करेंगे, अरब ममालिक उनकी पुलिस को ट्रेन करेगी। उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो हमास हथियार फेंक देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीकेके ने की है, वो हथियार फेंक के पुलिस फौज ज्वाइन कर लेंगे, वो उधर ही जमा हो जाएंगे। तो बात यह है कि वो जो है ये एक पूरा प्लान बन रहा है और उसमें वो एक पूरा डिसिप्लिन आर्मी होगी पैलेस्टीनियंस की, उसका उन्होंने पुलिस होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, ये सारे मुल्क मिलके, और अहमद शरा भी, और ये सारे, अहमद शरा ने तो मॉडल पेश कर दिया ना कि भाई ये हमने सीरिया के अंदर कैसे एक पूरा सिस्टम हमने उसी में जो है वो बना के, और हमने आप देखें कैसे पोस्ट असद एक मुल्क खड़ा है ना पूरा, और खड़ा है और खाना जंगी भी नहीं हो रही, लड़ भी नहीं रहे, मर भी नहीं रहे लोग। शुरू में जाहिर है जो वाकयात होते हैं, लेकिन उसके बाद वो ठहराव आ गया सीरिया के अंदर, पीकेके ने वहाँ हथियार डाल दिए। तो यहाँ पर वो डिसाम होकर पुलिस ज्वाइन कर लेंगे हमास के लोग, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग जो हैं रिहा तो होकर दिया ना भाई, रिहा तो कर दिया ना इसराइल ने, तो अब वो जो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें, वो बाहर जाके रहे हैं, वो वापस आके वो ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अहमद शरा के लोग अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग या इस्लामी जिहाद के लोग नहीं कर सकते ज्वाइन। अगर अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान हुकूमत में आ सकती है, तो वहाँ पर हमास के लोग और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ये जो मरवान बरगूती और सारे लोग जो 40-40 सालों से, मैं उनकी कोई वकालत, मैं एक बात सिर्फ कर रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा यहाँ हो सकता है तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता। इसमें ये क्या है मामला। महमूद अब्बास भी तो अबू माजिन थे ना। तो बात यह है कि ये देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तौर पे भी नेतन्याहू अफोर्ड इसका करेगा। शोर वोर बहुत कर रहा है, लेकिन ये कि किसी तौर पे भी वो, ये और ज़ेलेंस्की दोनों बस के नीचे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, दुनिया भर में बदमाशियाँ परेशान है, दुनिया भर में, उनको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, और हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि उनका क्या बनेगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, वाक़ई लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।